प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं। अहल्याबाई महिला सशक्तिकरण महोत्सव में होंगे शामिल। बताते चले कि मध्य प्रदेश विरासत और विकास के पथ पर बढ़ रहा है और ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुमार आज होंगे सेवानिवृत्त। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 वर्ष आईपीएस अधिकारी भी आज लेंगे विदाई। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत कुमार ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में निभाई है भूमिका। जेल, दूरसंचार, महिला सुरक्षा के कई प्रमुख अधिकारी सेवानिवृत्त। सूत्रों के अनुसार प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सेवा विस्तार 3 से 6 माह तक का हो सकता है प्रशांत कुमार का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमुख प्रशांत कुमार आज होंगे सेवानिवृत्त और 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी आज होंगे सेवानिवृत्त। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत कुमार ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि जेल, दूरसंचार, महिला सुरक्षा के कई प्रमुख अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं आज। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है। सेवा विस्तार 6 से 3 माह तक का हो सकता है प्रशांत कुमार का। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि सेवा विस्तार हो सकता है प्रशांत कुमार का और उनका सेवा विस्तार 3 से 6 महीने तक का हो सकता है। और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में जासूसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बता दे चले कि कासिम के भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जो कई बार पाकिस्तान जा चुका है और उन्हीं संदिग्ध लोगों के संपर्क में था जिनसे कासिम जुड़ा था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और मामले की जांच अभी जारी है। बता दें कि कासिम को पहले ही जासूसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एक बार फिर से कासिम को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। और इधर माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सभासद विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। वहीं चाचा मसूर अंसारी को षड्यंत्र में भागीदार होने का दोषी पाया गया है। और अब मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सदर विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया, इसलिए अब वह शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के 100 साल पूरे हो गए हैं और भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और दिल्ली सरकार दावा करती है कि उसकी उपलब्धियों में से 31 जगहों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाना है। लेकिन सच ये है कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं है, बल्कि ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी हैं, जिसका उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साल 2017 में किया था और सिर्फ वहां जीर्णोद्धार किया गया है। कई दिनों से अखबारों में सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे
कि 100 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के पूरे हुए और 100 दिनों के उपलक्ष्य में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां बताई गई हैं उसमें 20 बड़ी उपलब्धियों में ये उपलब्धि है कि दिल्ली में करीब 31 जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये उन 31 आरोग्य मंदिरों में से है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो हमने इन 100 दिनों के अंदर बनाए हैं। और ये वही आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जिनके विषय में कहा जाता था, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बार बार सब लोग नीचे कर लो ना भाई, सब लोग समझा करो, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बार बार एलजी कहते थे कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो आम आदमी पार्टी नहीं बनने दे रही, और ये अगर आ जाएंगे तो केंद्र पता नहीं कितना पैसा दे देगा। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पौधारोपण किया है। यह कार्यक्रम पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने और हरियाली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। दोनों नेताओं ने इस अवसर पर नागरिकों से भी अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की है। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं और यह पल राज्य में हरित अभियान को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर हैं और जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना बयान देते हुए कहा है कि यह बहुत गर्व का क्षण है और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र के गौरव अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमें संबोधित करने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच आते हैं। उन्होंने कहा है कि हम जेपी नड्डा का हृदय से स्वागत करते हैं। साथ ही कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा सरकारें विभिन्न मुद्दों पर मिलकर काम कर रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि अहिल्याबाई होलकर भाजपा को बहुत प्रेरित करती हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सब कार्यकर्ताओं के लिए आज एक अत्यंत ही गर्व का पल है जब देश के भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे विषय पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए, संबोधन करने के लिए, जो राष्ट्र का गौरव है, देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी महोत्सव के ऊपर आयोजित। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है और जब तक पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं होते यह जारी रहेगा। नड्डा ने आगे कहा है कि सरकार पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ खड़ी है और देश के नेतृत्व को पूरा समर्थन है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक होटल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। यह घटना जयपुर साउथ के क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पुलिस को सूचना मिलते ही होटल परिसर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और एडीसीपी ललित शर्मा ने बताया है कि बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है, जो होटल की गहन जांच कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर होटल के मेहमानों को अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तलाशी पूरी होने के बाद ही सामान्य गतिविधियां बहाल की जाएंगी। जयपुर के बाद अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के सुरेंद्रनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा जल संसाधन, जलापूर्ति और कल्पसार विभाग सहित विभिन्न विभागों की कुल
96.25 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जनहित में समर्पित होकर कार्य कर रही है और विकास की गति को और तेज करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि जल प्रबंधन, सिंचाई और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर होगा। उन्होंने जनता से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। और इधर बोकारो में महिला से गैंगरेप करने का मामला अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। यह वारदात महिला के पति के सामने हुई थी। मामले में एसपी हरिविंदर सिंह द्वारा गठित विशेष टीम ने महज 24 घंटे में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल कुमार, कृष्ण कुमार, अजय कुमार और साहिल कुमार शामिल हैं। और पुलिस के मुताबिक पीड़िता और उसका पति अस्पताल निर्माण कार्य में मजदूरी करते हैं। मामले में सभी आरोपी अब पुलिस की हिरासत में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 29 को सेक्टर 12 में एक महिला पीड़िता, जिसकी उम्र 34 वर्ष, जिनके पति का नाम बसंत मेहरा है, जो कि सदर अस्पताल नया बिल्डिंग थाना BS सिटी की रहने वाली थी, उनके साथ नशे की हालत में उनको खिला पिला के एक व्यक्ति जिनका नाम विशाल कुमार है और उनके 3 साथियों द्वारा उनको बहला फुसला के घर ले जाने के बहाने से धुंदी बाजार से टोटो गाड़ी में उनको चढ़ाया गया कि आपको घर छोड़ देंगे इस उसमें। एंड रास्ते में जो है उनके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ये उनके फर्द बयान, जो पीड़िता है उनके फर्द बयान के आधार पे ये कांड दर्ज किया गया था सेक्टर 12 में। और जो अभियुक्त थे इसमें विशाल कुमार अभियुक्त थे और इनके 3 साथी, जिनका नाम कृष्णा कुमार है, अजय कुमार है, साहिल कुमार है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो कृष्णा कुमार है, इन्हीं के टोटो में इनको जो है बिठा के ले जाया गया था और सेक्टर 12 में एक खंडरनुमा झारखंड की राजधानी रांची के कांके इलाके में प्रस्तावित RIMS फेज 2 अस्पताल की जमीन मापी का ग्रामीणों ने विरोध किया है। बता दें कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास की इस जमीन को लेकर प्रशासन ने मापी शुरू की है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने इसे रोक दिया है। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह कृषि योग्य भूमि है और उनके हितों को नजरअंदाज कर जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से मुलाकात की है, और जिसमें उन्होंने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि ग्रामीणों की जमीन पर जबरन अस्पताल बनाना गलत है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहता है। थोड़ा पीछे कर लीजिए ना। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो 1 नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? RIMS 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इस बार रोड निकालिए 5 किलोमीटर। और रांची के बाद अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। अब मुंबई से खबर मिल रही है। मुंबई के बोरीवली पश्चिम से एक दर्दनाक हादसे से जुड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक कार पार्किंग लिफ्ट अचानक गिर गई है और जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत अब स्थिर है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने NDA की पहली महिला कैंडिडेट को लेकर एक प्रेरणादायक संदेश ट्वीट की है।
उन्होंने लिखा है कि एनडीए की सभी पहली महिला कैंडिडेट को बधाई, क्योंकि वे आगे बढ़ने जा रही हैं। वे न केवल सपने लेकर चल रही हैं बल्कि देश का संकल्प भी लेकर चल रही हैं। रास्ता नया है, संदेश कलातीत है। जय हिंद। और उनका यह संदेश नारी सशक्तिकरण और देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। अडानी का यह ट्वीट समाज में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने और उनके योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जीवन गुप्ता को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने विश्वास जताया है कि जीवन गुप्ता स्थानीय जनता की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 19 जून 2025 को कराया जाएगा, जबकि मतगणना व परिणामों की घोषणा 23 जून 2025 को होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार की घोषणा का स्वागत किया है और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटने का संकल्प लिया है। यह उपचुनाव क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित माता अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक योगदान को याद किया है। उन्होंने कहा है कि जब कुछ मुगलों ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब माता अहिल्याबाई होलकर ने गरीबों के कल्याण और मंदिरों के संरक्षण के लिए अपने खजाने खोल दिए। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाला बताया और माता को नमन किया। ऐसे मुगलों ने हमारे उन धार्मिक जो स्थान थे उनको नष्ट करने का काम किया, परंतु माता अहिल्याबाई होलकर जी वो ऐसी हमारी मातेश्वरी थी जिन्होंने अपने खजाने के मुंह उन हमारे धार्मिक स्थानों के जीर्णोद्धार के लिए खोल दिए। ऐसी हमारी माता अहिल्याबाई होलकर थी। चाहे काशी विश्वनाथ के मंदिर की बात हो, चाहे सोमनाथ के मंदिर की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के मथुरा अयोध्या की बात हो, बद्रीनाथ या रामेश्वर की बात हो, भाइयों अहिल्याबाई ने उनका पूर्ण निर्माण कराने का काम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। उन्होंने न केवल मंदिर बनवाए बल्कि धर्म, संस्कृति और आस्था को फिर से जीवित करने का काम माता अहिल्याबाई। गुजरात के जामनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत नगर निगम ने कई रिहायशी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। उप आयुक्त देवेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि उपायुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया है कि लोगों को पहले ही नोटिस देकर समय दिया गया था ताकि वे शिफ्ट हो सकें। उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी राहत मिलेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान सहित 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार शाम मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया है। बताते चले कि जिसमें युद्धक विराम के साथ ही ड्रोन हमलों से पहले सायरन की गूंज, ब्लैकआउट, घायलों को बचाने के लिए भागदौड़ करते स्वयंसेवक और मेडिकल टीम और सेना की तैनाती का अभ्यास कराया गया है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में फिर से शनिवार को मॉक ड्रिल होगी। जब देश की सीमाएं खतरे में हों और आसमान में मिसाइलें या ड्रोन हमला करें, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक की
दुश्मन को जवाब देती है। और हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस से हासिल की गई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ने। रिपोर्ट देखिए। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद्य हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मॉस्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से $5.43 अरब की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से यह सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है। किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है।
साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहां तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने इस 500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV।